डूबती नैया पर सवार होने का जोखिम कौन लेता है, लेकिन ये कहानी उस शख्स की है जिसका सामना हर मोड़ पर मुश्किल हालात से हुआ है। जन्म तो काफ़ी नामी परिवार में हुआ, गुजरात के सूरत में रहने वाले कारोबारी परिवार से थे। लेकिन जन्म के बाद ही माता पिता में ऐसा विवाद हो गया कि दोनों अलग हो गए। फिर भी दादी ने उनका लालन पालन किया, अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाई, विदेश भी पढ़े। लेकिन जब कारोबार शुरू करने की बात आई तो फिर से कठिन हालात से गुजर रही कंपनी का जिम्मेदारी सौंप दी गई। लेकिन बचपन में ऐसे हालातों का सामना करने की आदत यहाँ काम आई। उससे मुंह मोड़ने के कारण हंसकर मुकाबला किया और कंपनी के फायदे में ला दिया। ये कहानी देश के महान बिजनेसमैन रतन टाटा की है। इनका पूरा नाम रतन नवल टाटा है। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत में हुआ था। पिता का नाम नवल टाटा था और माँ का नाम सोनू टाटा। बताया जाता है कि उनके माता पिता के बीच तलाक हो गया था, इसलिए उनका लालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। रतन टाटा को उन्होंने गोद ले लिया था। इस तरह दत्तक पुत्र के तौर पर उनकी परवरिश की गई। वहीं रतन टाटा के पिता ने सिमोन टाटा से दूसरी शादी कर ली, इसलिए रतन टाटा का एक सौतेला भाई भी है जिसका नाम नोएल टाटा है। रतन टाटा ने शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैथेड्रल और जॉन केनल स्कूल में की थी। इसके अलावा अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चर इंजीनियर की पढ़ाई साल 1962 में की थी। आखिर में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1975 में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी किया था। अब हम रतन टाटा की सक्सेस स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं या जानते हैं। रतन टाटा बिजनेस घराने से थे। पढ़ाई के बाद उन्हें साल 1971 में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी यानी नेल्को में प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। जब उन्हें यह कमान सौंपी गई उस समय कंपनी बुरे दौर से गुजर रही थी, लेकिन इससे मुंह मोड़ने के बजाय रतन टाटा ने अपनी काबिलियत के दम पर नेल्को कंपनी को इस झटके से उबारा, बल्कि 20% तक की हिस्सेदारी बढ़ाने में भी सफल रही। हालांकि इमरजेंसी और आर्थिक मंदी से कंपनी को काफ़ी नुकसान भी हुआ। फिर भी 1977 में टाटा को यूनियन की हड़ताल का सामना करना पड़ा, जिसके चलते बाद में नेल्को कंपनी बंद करनी पड़ी थी। आइए अब हम रतन टाटा की कंपनी की लिस्ट के बारे में जानते हैं। कुछ महीने बाद ही रतन टाटा को कपड़ा मिल इम्प्रेस मिल्स की जिम्मेदारी सौंप दी गई। ये कंपनी उस समय घाटे में थी, लेकिन रतन टाटा ने कभी हार नहीं मानी। कहा जाता है कि रतन टाटा कंपनी बंद नहीं करना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा। अब भले ही जिन दो कंपनियों की कमान उन्हें दी गई थी उन्हें बंद करनी पड़ी, लेकिन इसी बीच रतन टाटा की काबिलियत उनके परिवार को समझ आ गई थी। जितने बुरे हालात में भी उन्होंने कंपनी को काफ़ी हद तक ऊपर उठाया था। उसे देखते हुए JRD टाटा ने साल 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज के उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी थी। उस समय तक उनके पास ज़्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए उनका विरोध भी हुआ, यानी कि ये भी उनके लिए मुश्किल दौर था। लेकिन रतन टाटा तो वाकई अनमोल रत्न थे। उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे। साल 1991 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज व इनकी अन्य कंपनियों के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इसके बाद ही रतन ग्रुप हमेशा आगे बढ़ता रहा। इसकी अध्यक्षता में टाटा ग्रुप ने अपने कई बड़े प्रोजेक्ट स्थापित किए और देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी उन्होंने टाटा ग्रुप को एक नई पहचान दिलाई। रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो कार भी बनाई। रतन टाटा के निर्देशन में कंपनी ने महंगी गाड़ियों में से एक जगुआर लैंड रोवर अधिग्रहण भी किया और महंगी कारें भी बनाई। साथ ही रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार भी बनाई, जिसके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं था। 1 लाख रुपए में कार लेने के सपने को भी साकार किया। रतन टाटा की महज 1 लाख रुपए की लागत वाली नैनो कार को दुनिया की सबसे सस्ती कार बताया गया है। 28 दिसंबर 2012 को रतन टाटा टाटा ग्रुप के सभी कार्यकारी जिम्मेदारी से रिटायर्ड हो गए थे। इसके बाद साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि रतन टाटा रिटायरमेंट के बाद में भी एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं। रतन टाटा ने अपने 21 साल के कार्यकाल में कंपनी को उस शिखर पर पहुंचाया जहां जाने के लोग सपने देखते हैं। कंपनी की वैल्यू 50 गुना बढ़ा दी गई। अब हम रतन टाटा की सबसे चर्चित कहानी के बारे में जानते हैं। आइए एक कहानी के जरिए। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1998 में। उस समय टाटा मोटर ने अपनी पहली मैनेजर कार इंडिया बाजार में उतारी थी। ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है, लेकिन रतन टाटा ने जो सोचा था वैसा हुआ नहीं।
टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। आलम यह आ गया कि उन्होंने पहली बार कंपनी को बेचने का फैसला किया था। कंपनी बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड के पास गए। उस समय रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड्स के बीच घंटों देर तक मीटिंग भी हुई। रतन टाटा की हालत को देखकर बिल फोर्ड्स ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। फोर्ड्स ने यहाँ तक कि यह भी कह दिया, जिस कारोबार के बारे में आपको जानकारी नहीं तो उसमें इतना पैसा क्यों लगाया। आखिर में तो फोर्ड ने हद ही पार कर दी और कह दिया कि ये कंपनी खरीदकर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। ये आखिरी बात सुनकर रतन टाटा वहां से बाहर निकल आए और कंपनी बेचने के फैसले को कैंसिल कर दिया। उन्होंने डील भी खत्म कर दी और शुरू किया उसी टाटा कार इंडिया प्रोजेक्ट का फिर से काम। उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार की और मार्केट में क्या चल रहा है, लोग क्या चाहते हैं, फिर उसे फिर से लॉन्च किया। फिर वहीं रतन टाटा इंडिया ने सफलता की नई बुलंदियों को छू लिया और फिर रतन टाटा लगातार आगे बढ़ रहे थे। वहीं फोर्ड कंपनी का पतन शुरू हो गया था। साल 2008 तक आते आते फोर्ड कंपनी दिवालिया होने की कगार पर आ पहुंची थी। आखिर क्यों है टाटा कंपनी इतनी महान? अगर हम टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों के मार्केट वैल्यू की बात करें तो एक अनुमान के हिसाब से जितनी उनकी कंपनियां हैं उनकी मार्केट वैल्यू 17 लाख करोड़ रुपए होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 117 बिलियन डॉलर यानी 8.25 लाख करोड़ है। रतन टाटा इनमें से 65% पैसे लोगों की मदद करने के लिए दान दे देते हैं। यही कारण है कि वे दुनिया के अमीर व्यक्तियों में शामिल नहीं हो पाते, लेकिन लोग उन्हें दिल का बहुत अमीर मानते हैं। थैंक यू।